डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने एलिमेंट्स की जनरल मेटलर्जी पढ़ ली है। जनरल मेटलर्जी के बाद इंडिविजुअल मेटल की मेटलर्जी हम पढ़ना चालू कर रहे हैं और हमने पिछली क्लास के अंदर जिंक की मेटलर्जी कंप्लीट कर ली थी और आज हम कॉपर की मेटलर्जी पढ़ेंगे। कॉपर की मेटलर्जी में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है कि कॉपर के कौन कौन से ओर हैं। तो कॉपर के कुछ इंपॉर्टेंट ओर मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं। जनरल मेटलर्जी के सेक्शन में मैंने आपको इंपॉर्टेंट ओर और उनके फॉर्मूले दिए हुए हैं। आपको उसके अंदर से इंपॉर्टेंट ओर जितनी मेटल है उनके इंपॉर्टेंट ओर और उनके फॉर्मूले अच्छे से लर्न करने हैं। ये एग्जाम में आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन इनके ऊपर बेस्ड आते हैं। तो अभी मैं कॉपर के कुछ इंपॉर्टेंट ओर आपको बता रहा हूं। सबसे पहले कॉपर का जो ओर आ रहा है वो कॉपर पायराइट है। इसका दूसरा नाम चैल्कोपायराइट भी होता है। ये एक सल्फाइड ओर है और ये आयरन के साथ सल्फाइड ओर है। इसका फॉर्मूला CuFeS2 होता है। दूसरा है चैल्कोसाइट। इसे हम कॉपर ग्लैंस भी बोलते हैं। चैल्कोसाइट का दूसरा नाम कॉपर ग्लैंस भी है और ये भी कॉपर का सल्फाइड ओर है। इसका फॉर्मूला Cu2S रहता है। अगला है क्यूपराइट। ये ऑक्साइड ओर है कॉपर का और इसका फॉर्मूला है Cu2O। इसे हम रूबी कॉपर भी बोलते हैं। तो अभी तीन जो ऊपर वाले हैं इनके मैं एक बार फॉर्मूले फिर से रिपीट कर रहा हूं। कॉपर पायराइट या चैल्कोपायराइट फॉर्मूला है CuFeS2। चैल्कोसाइट या कॉपर ग्लांस फॉर्मूला है Cu2S और क्यूपराइट या रूबी कॉपर और फॉर्मूला है Cu2O। इसके अलावा मैलेकाइट ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट है CuCO3.CuOH2। तो मैलेकाइट का फॉर्मूला है CuCO3.CuOH2 और उसके बाद है एजोराइट। ये है 2CuCO3.CuOH2। तो ये फॉर्मूले ओर के नेम के साथ आपको अच्छे से याद करने हैं। तो इनकी मेटलर्जी में हम किसी भी ओर से इसकी मेटलर्जी चालू कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कॉपर पायराइट से कॉपर की मेटलर्जी बताऊंगा। मीन्स इसका सल्फाइड ओर कॉपर पायराइट जो है इससे मैं इसकी मेटलर्जी को बताऊंगा। तो सल्फाइड ओर से कॉपर की जो मेटलर्जी है वो इतने स्टेप्स में जो बोर्ड पर लिखे हुए हैं उतने स्टेप्स में कंप्लीट होती है। पहली बात कि सल्फाइड ओर की मेटलर्जी दो अलग अलग प्रोसेस के जरिए होती है, ड्राई प्रोसेस और दूसरा वेट प्रोसेस या हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं। ड्राई प्रोसेस का नाम स्मेल्टिंग प्रोसेस या पायरोमेटलर्जिकल प्रोसेस भी है और जो वेट प्रोसेस है उसका नाम हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस भी है। ड्राई प्रोसेस में फर्स्ट स्टेप है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। तो सबसे पहले हम ओर का कंसंट्रेशन करेंगे। दूसरा है रोस्टिंग, जिसमें ओर की रोस्टिंग की जाती है। तीसरा स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग के बाद बेसिमराइजेशन और देन रिफाइनिंग ऑफ मेटल। तो बेसिमराइजेशन के बाद जो रॉ मेटल हमको मिलती है, जो इम्प्योर मेटल मिलती है, उसको हम रिफाइन करेंगे और दो मेथड इसमें यूज करेंगे, पोलिंग मेथड और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। और उसके बाद थोड़ा सा हम वेट प्रोसेस या हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस भी पढ़ेंगे। इसके अंदर केमिस्ट्री कम है, थोड़ा सा है ये। तो इतने स्टेप्स में हम सल्फाइड ओर का एक्सट्रैक्शन, सल्फाइड ओर से कॉपर मेटल का एक्सट्रैक्शन चालू करते हैं। तो ड्राई प्रोसेस सबसे पहले हम लेंगे और उसके डिफरेंट स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा। कॉपर के सल्फाइड ओर कॉपर पायराइट से कॉपर को ऑब्टेन करने के ड्राई मेथड के जो स्टेप्स हैं वो हम चालू करते हैं। मीन्स हम कॉपर पायराइट से कॉपर ऑब्टेन कर रहे हैं बाय ड्राई प्रोसेस। तो ड्राई प्रोसेस में सबसे पहला जो स्टेप आएगा वो कंसंट्रेशन ऑफ ओर आएगा। तो सभी बच्चों को पता है कि अगर सल्फाइड ओर है तो उसको हम कैसे कंसंट्रेट करेंगे। तो सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करने के लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का यूज करेंगे। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस मैंने जनरल मेटलर्जिकल प्रोसेस में भी बताया है, साथ ही मैंने जिंक की मेटलर्जी में भी आपको फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बताया हुआ है। आप वहां से इसको दोबारा से पढ़ लें, मैं एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं करूंगा।
तो सबसे पहला है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर कैसे किया जाएगा। तो सल्फाइड ओर है कॉपर पायराइड, तो सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन हम फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए करते हैं। तो इस कॉपर पायराइड का भी कंसंट्रेशन हम फ्लोटेशन प्रोसेस के जरिए ही करेंगे। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है रोस्टिंग। रोस्टिंग में हम सल्फाइड ओर को रिवर्बेटरी फर्नेस में लेते हैं और रिवर्बेटरी फर्नेस में लेकर फ्री फ्लो ऑफ एयर में इसको हीट करते हैं। और जब फ्री फ्लो ऑफ एयर में इसको हीट करेंगे तो इसमें कुछ स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप है कि सल्फाइड ओर के अंदर प्रेजेंट जो इंप्यूरिटीज हैं, सल्फर है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये अपने ऑक्साइड बनाकर रिमूव हो जाएंगे। साथ में मॉइस्चर और जो ह्यूमस है वो भी बर्न आउट हो जाएगा। तो जो इंप्यूरिटीज हैं जैसे सल्फर है, ये ऑक्सीजन में जलकर SO2 का फॉर्मेशन करेगा। आर्सेनिक है 4As plus 3O2 gives out As2O3, 2As2O3 बन जाएगा। एंटीमनी है 4Sb plus 3O2 gives out 2Sb2O3। तो रोस्टिंग के दौरान ड्यूरिंग द रोस्टिंग प्रोसेस जो इंप्यूरिटीज जैसे सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी जैसी इंप्यूरिटीज जो प्रेजेंट है ओर के अंदर वो अपना ऑक्साइड बनाकर रिमूव हो जाती है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस इसके अंदर होता है कि कॉपर पायराइड डिकम्पोज हो जाता है और क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस SO2 का भी फॉर्मेशन करता है। तो Cu FeS2 जो कॉपर पायराइड है ये ऑक्सीजन के फ्लो में हीट करने पर डिकम्पोज हो जाएगा और ये बनाएगा CO2S प्लस 2FeS प्लस SO2। तो इस स्टेप में कॉपर पायराइड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में डिकम्पोज होकर क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड बनाएगा, प्लस SO2 इसके अंदर से रिमूव हो जाएगी। इसके अलावा जो सल्फाइड इस स्टेप में फॉर्म हो गए हैं वो पार्शली, कंप्लीटली नहीं, पार्शली रिस्पेक्टिवली ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, मींस पार्शली ऑक्सीडाइज होके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे Cu2S है, ये पार्शली ऑक्सीडाइज होके मींस इसका कुछ पार्ट ऑक्सीडाइज होके Cu2O प्लस SO2 का फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही FeS है, ये भी ऑक्सीडाइज होके FeO प्लस SO2 का फॉर्मेशन करेगा। मैं बैलेंस कर देता हूं इसको। और ये जो सल्फाइड है ये पार्शली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑक्साइड में, मीन सल्फाइड का कुछ पार्ट ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि रोस्टिंग प्रोसेस में क्या होता है। रोस्टिंग प्रोसेस में हम कॉपर पायराइड ओर को रिवर्बेटरी फर्नेस में लेके फ्री फ्लो ऑफ एयर में हीट करते हैं या ऑक्सीजन में हीट करते हैं। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो मॉइस्चर प्रेजेंट है और जो ह्यूमस प्रेजेंट है वो बर्न आउट हो जाएगा, मॉइस्चर रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा वॉलेटाइल इंप्यूरिटीज निकल जाएंगी और कुछ वॉलेटाइल इंप्यूरिटीज जैसे सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वॉलेटाइल ऑक्साइड के फॉर्म में इसके अंदर से रिमूव हो जाती है। पायराइड ओर हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ डिकम्पोज हो जाता है और Cu2S मींस क्यूप्रस सल्फाइड और FeS फेरस सल्फाइड देता है और प्लस SO2 इसके अंदर रिमूव हो जाती है। इसके अलावा जो क्यूप्रस सल्फाइड और फेरस सल्फाइड फॉर्म हो गया है ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका कुछ पार्ट ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से जो रोस्टेड ओर मिलता है हमको उसके अंदर मेजर पार्ट में या मेनली Cu2S और FeS रहता है और कुछ पार्ट में Cu2O और FeO भी इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये रोस्टेड ओर जो हमको मिलता है इसकी हम स्मेल्टिंग कराते हैं। तो अब मैं आपको स्मेल्टिंग प्रोसेस बता रहा हूं। रोस्टिंग के बाद
स्मेल्टिंग प्रोसेस करते हैं। स्मेल्टिंग प्रोसेस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर की जाती है। स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, रोस्टेड ओर को कोक और सैंड के साथ मिलाकर, रोस्टेड ओर को कोक और सैंड के साथ मिलाकर इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर भर दिया जाता है। ये ब्लास्ट फर्नेस के चार्जिंग डोर है जिनके थ्रू हम रोस्टेड ओर, कोक और सैंड को इसके अंदर फिल करते हैं। नीचे से एयर ब्लास्ट दिया जाता है और इसी एयर ब्लास्ट को की वजह से इस फर्नेस का नाम ब्लास्ट फर्नेस पड़ा हुआ है। इस ब्लास्ट फर्नेस के चारों तरफ वाटर जैकेट रहती है जिससे कि बाहर की सरफेस का करोजन ना हो जाए, और अंदर की तरफ फायर ब्रेक की लाइनिंग्स रहती है। अंदर की तरफ फायर ब्रेक की लाइनिंग रहती है। नीचे की तरफ मॉल्टन मैट और स्लैग को निकालने के लिए रास्ते होते हैं और वेस्टेज गैस को बाहर से ऊपर के होल के जरिए बाहर निकाल दिया जाता है और बाद में रिसाइकलिंग के जरिए फिर से ब्लास्ट में यूज कर सकते हैं। तो ये जो कॉपर की ब्लास्ट फर्नेस है उसकी स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रोस्टेड ओर को कोक और सैंड के साथ लेकर चार्जिंग डोर के थ्रू इसके अंदर फिल कर दिया जाता है और नीचे से हॉट एयर का ब्लास्ट इसके अंदर देते हैं और स्मेल्टिंग प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। स्मेल्टिंग प्रोसेस में कुछ चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। रोस्टिंग में हमने देखा था कि कुछ Cu2O का फॉर्मेशन हो गया था। Cu2S पार्शियली ऑक्सीडाइज होके Cu2O का फॉर्मेशन हो गया था, लेकिन जब तक FeS प्रेजेंट है, थोड़ा सा FeO भी बना था और थोड़ा सा CuO भी बना था, लेकिन आयरन की ऑक्सीजन के लिए अफिनिटी कॉपर से बहुत ज्यादा है। रिजल्ट ये आता है कि जब तक FeS प्रेजेंट है Cu2O का फॉर्मेशन नहीं होगा, और हो भी गया है तो Cu2O FeS से रिएक्ट करके Cu2S प्लस FeO का फॉर्मेशन करेगा। तो पहला स्टेप ये है कि जो रोस्टिंग में थोड़ा सा Cu2O बन गया था वो FeS से रिएक्ट करके Cu2S प्लस FeO में कन्वर्ट हो गया। तो पहला चेंज ये होता है। दूसरा चेंज ये है कि एयर का ब्लास्ट इसके अंदर से आ रहा है, तो ये आने वाला एयर का ब्लास्ट रिमेनिंग FeS को ऑक्सीडाइज कर देगा और बना देगा FeO प्लस SO2। बैलेंस करने के लिए ये बैलेंस हो गया। तो जो FeS है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके FeO और SO2 के फॉर्म में सल्फर बाहर निकल जाएगा। इसके अंदर जो सैंड लिया है वो FeO बेसिक ऑक्साइड FeO से रिएक्ट करके स्लैग का फॉर्मेशन करेगा। तो थर्ड चेंज ये होता है कि जितना भी FeO इन दोनों स्टेप में बना है या इन दोनों रिएक्शन में बना है, ये FeO SiO2 से रिएक्ट करके स्लैग, फेरस सिलिकेट स्लैग का फॉर्मेशन कर देगा। FeSiO3 फेरस सिलिकेट स्लैग का फॉर्मेशन कर देगा। और जब ये फेरस सिलिकेट जो स्लैग है वो मैट के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, ये स्लैग को हम रिमूव करने के बाद मैट को ऑब्टेन कर लेते हैं। मेल्टिंग प्रोसेस में जो मैट मिलेगा उसमें मेजर पार्ट क्यूप्रस सल्फाइड और थोड़ा सा पार्ट फेरस सल्फाइड होता है। मीन्स मेजर पार्ट होता है Cu2S और थोड़ा सा इसके अंदर FeS भी रहता है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि स्मेल्टिंग प्रोसेस में स्मेल्टिंग प्रोसेस में ब्लास्ट फर्नेस के अंदर हमको जो मैट मिलता है उस मैट के अंदर मेजर जो पार्ट होता है वो क्यूप्रस सल्फाइड का होता है और थोड़ा सा पार्ट फेरस सल्फाइड होता है। तो ये प्रोसेस है, ये स्मेल्टिंग प्रोसेस है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, स्मेल्टिंग प्रोसेस के अंदर क्या किया जाता है कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर रोस्टेड ओर, कोक और सैंड भरकर नीचे से हॉट एयर को ब्लास्ट किया जाता है, हॉट एयर का ब्लास्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में, स्मेल्टिंग प्रोसेस में जो चेंज होते हैं उसमें मेजर जो चेंज है वो क्या है कि रोस्टिंग प्रोसेस में जो थोड़ा सा Cu2O बन गया था वो FeS से रिएक्ट करके Cu2S में कन्वर्ट हो जाता है और प्लस FeO बना देता है।
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आयरन की अफिनिटी ऑक्सीजन के साथ कॉपर की रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होती है। तो जब तक FeS रहेगा, Cu2O का फॉर्मेशन या तो होगा नहीं, अगर होगा भी तो वो FeS से रिएक्ट करके Cu2S में कन्वर्ट हो जाएगा। एयर के फ्लो में, ऑक्सीजन के फ्लो में जितना भी FeS है वो FeO में कन्वर्ट हो जाएगा और SO2 इसके अंदर से रिमूव हो जाएगी। तो इन दोनों स्टेप में मिला हुआ FeO SiO2 से रिएक्ट करके, ये जो बेसिक FeO है, फेरस ऑक्साइड है, ये एसिडिक SiO2 से रिएक्ट करके FeSiO3 स्लैग का फॉर्मेशन कर लेता है और इस स्लैग को हम ब्लास्ट फर्नेस से बाहर निकाल लेते हैं। स्लैग के बाद हमको मैट मिल जाता है। इस मैट में मेजर पार्ट जो होता है वो क्यूप्रस सल्फाइड होता है और थोड़ा सा पार्ट इसमें फेरस सल्फाइड होता है। तो क्यूप्रस सल्फाइड मेजर और लिटिल पार्ट ऑफ फेरस सल्फाइड का मिक्सचर मैट होगा। इस मैट से हम बेसिमराइजेशन प्रोसेस में ब्लिस्टर कॉपर ऑब्टेन करेंगे। इस मैट को हम बेसिमर कन्वर्टर में लेंगे और बेसिमर कन्वर्टर में इसका बेसिमराइजेशन करेंगे और बेसिमराइजेशन के बाद हमको इम्प्योर कॉपर, जिसे हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, वो ऑब्टेन करेंगे। तो अगले स्टेप में आपको मैं बेसिमराइजेशन प्रोसेस बता रहा हूं। अब स्मेल्टिंग के बाद बेसिमराइजेशन स्टेप करते हैं। बेसिमराइजेशन स्टेप में बेसिमर कन्वर्टर के अंदर जो स्मेल्टिंग में मैट मिला है और उसमें सैंड मिलाकर इसके अंदर ले लेते हैं। मीन्स सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्मेल्टिंग प्रोसेस से जो हमको मैट मिला है, जिसमें मेनली क्यूप्रस सल्फाइड और लिटिल अमाउंट ऑफ फेरस सल्फाइड है, उसको सैंड के साथ मिलाकर बेसिमर कन्वर्टर के अंदर फिल कर दिया जाता है और यहां से हॉट एयर को ब्लो किया जाता है। हॉट एयर को बेसिमर कन्वर्टर के अंदर ब्लो करते हैं, उसका ब्लास्ट देते हैं और ये जो मास है वो पूरा मॉल्टन स्टेट के अंदर होता है। तो जब हॉट एयर इससे ब्लास्ट की जाती है या इसके अंदर से पास होके जाती है तो उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस किस तरह से हो रहे हैं, इनको मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहला कि इसके अंदर फेरस सल्फाइड का जितना भी अमाउंट होता है वो फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। FeS जितना भी है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके FeO प्लस SO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और पूरा का पूरा फेरस सल्फाइड फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। दूसरा क्या है कि जो सैंड हमने लिया है वो एसिडिक सैंड SiO2 बेसिक FeO से रिएक्ट करता है, FeO प्लस SiO2। ये बेसिक और ये एसिडिक नेचर का है तो स्लैग का फॉर्मेशन बनेगा FeSiO3। फेरस सिलिकेट स्लैग का फॉर्मेशन होता है। इस फेरस सिलिकेट स्लैग को हम इस बेसिमर कन्वर्टर से ड्रेन आउट कर लेते हैं, पूरा बाहर निकाल लेते हैं। अब जो अमाउंट मास बचा रह गया है उसमें किस तरह से चेंज आता है कि क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S प्लस O2, ये क्यूप्रस सल्फाइड Cu2O प्लस SO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो जो बेसिमर कन्वर्टर के अंदर मैट का Cu2S है उसका कुछ पार्ट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्यूप्रस ऑक्साइड बना देता है। ये लगभग 2/3 पार्ट होता है और ये 2/3 पार्ट Cu2O रिमेनिंग 1/3 Cu2S से रिएक्ट कर लेता है। Cu2S Cu2O से रिएक्ट कर लेता है। 1/3 जो पार्ट Cu2S है वो 2/3 पार्ट Cu2O से रिएक्ट करके 6Cu प्लस SO2 का फॉर्मेशन करेगा। तो इसमें जो रिडक्शन ऑफ कॉपर हो रहा है ये सेल्फ रिडक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो इस तरह से हमको बेसिमर कन्वर्टर के अंदर कॉपर मिल जाता है। जब इस कॉपर को हम बाहर निकालते हैं और उसको जब कूल कर रहे होते हैं तो कूलिंग के दौरान ड्यूरिंग द कूलिंग प्रोसेस
जो SO2 डिजोल्व हो गया है कॉपर के अंदर, ये इसमें से बाहर निकलता है और कॉपर सरफेस के ऊपर ब्लिस्टर का फॉर्मेशन कर लेता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब वेसिमर कन्वर्टर से हमने मॉल्टन कॉपर बाहर निकाल लिया और जब हम इसकी कूलिंग कर रहे होते हैं तो इसके अंदर डिजोल्व SO2 इसमें से बाहर निकलती है और सॉलिडिफाई होते हुए कॉपर से जब SO2 बाहर निकलती है तो उसकी सरफेस पर बड़े बड़े ब्लिस्टर बन जाते हैं। तो इसलिए इस कॉपर का नाम ब्लिस्टर कॉपर है। इस कॉपर को हम क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। इसमें 98% कॉपर और करीब 2% इंप्योरिटीज होते हैं। तो इस ब्लिस्टर कॉपर से हम प्योर कॉपर ऑब्टेन कर लेते हैं बाय रिफाइनिंग ऑफ रॉ कॉपर। तो अगले स्टेप में मैं आपको कॉपर की रिफाइनिंग बता रहा हूं। इसमें पॉलिंग मेथड और इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इन दोनों मेथड के जरिए मैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर आपको बता रहा हूं। बेसिमराइजेशन प्रोसेस में हमें जो कॉपर मिलता है वो एक इम्प्योर कॉपर होता है। इसे हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं और इसमें 98% कॉपर और 2% इंप्योरिटीज होती है। इस इम्प्योर कॉपर को हमको रिफाइन करना पड़ता है। तो ये रिफाइनिंग की प्रोसेस में हम दो मेन मेथड यूज करते हैं, एक पोलिंग मेथड, दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मेथड। मैं एक एक करके इन दोनों मेथड्स को आपको बता रहा हूं और सबसे पहले शुरू करते हैं हम रिफाइनिंग का पोलिंग मेथड। कॉपर की रिफाइनिंग के पोलिंग मेथड में हम मॉल्टन कॉपर को रिवर्वेटरी फर्नेस के अंदर लेते हैं और उस रिवर्वेटरी फर्नेस के अंदर सिलिका वॉल की लाइनिंग रहती है, मींस वॉल पर सिलिका की लाइनिंग्स रहती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम मॉल्टन मेटल को रिवर्वेटरी फर्नेस में लेते हैं, ऐसे रिवर्वेटरी फर्नेस में जिसके वॉल पर सिलिका की लाइनिंग रहती है और इसमें हम हॉट एयर को ब्लो करते हैं इसके अंदर से। जब हम हॉट एयर को इसके अंदर से ब्लो कर रहे होते हैं तो कॉपर का कुछ पार्ट Cu2O में ऑक्सीडाइज हो जाता है और मॉल्टन मेटल के अंदर ही डिजॉल्व हो जाता है। ये जो Cu2O है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के लिए ऑक्सीजन सप्लाई का काम करता है। तो ये क्यूप्रस ऑक्साइड जो मॉल्टन मेटल के अंदर डिजॉल्व हो गया है वो उसके अंदर जाकर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल या एलिमेंट के जो ऑक्साइड बनते हैं वो या तो जो एयर का फ्लो हम कर रहे हैं उसके साथ रिमूव हो जाते हैं या जो लाइनिंग में सिलिका यूज की गई है उसके साथ मिलकर स्लैग का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इस स्लैग को हम रिमूव कर लेते हैं। इस तरह से सारी इंप्योरिटीज इसके अंदर से रिमूव हो जाती है। जब सारी इंप्योरिटीज रिमूव हो गई तो इसका कुछ पार्ट मेटल का, कॉपर का कुछ पार्ट Cu2O के फॉर्म में बचा रह जाता है। इसको रिमूव करने के लिए, इसको वापस रेड्यूस करने के लिए हम इसके ऊपर कोक स्प्रे करते हैं और ग्रीन वुड के पोल्स को तेजी से उसके ऊपर हिलाते हैं। मींस पोल ऑफ ग्रीन वुड को हम बड़ी तेजी से मॉल्टन मेटल में हिलाते हैं। इससे क्या होता है कि जो ग्रीन वुड है वो हीट होके हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस करती है और ये हाइड्रोकार्बन जो Cu2O है एक्सेस में उसको वापस रिड्यूस कर देते हैं और हमको इस प्रोसेस के जरिए 99.5% कॉपर ऑब्टेन हो जाता है। तो पोलिंग मेथड में हमको जो कॉपर मिलता है वो करीब 99.5% कॉपर होता है। इसके बाद हम दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में हमको 99.96% से लेकर 99.99% तक प्योर कॉपर ऑब्टेन होता है। तो अगला मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं और उस सेल के अंदर 15% कॉपर सल्फेट और 5% H2SO4 सॉल्यूशन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के तौर पर यूज करते हैं। इम्प्योर कॉपर का एनोड होता है और प्योर कॉपर का कैथोड होता है। इसका डायग्राम मैं आप बना रहा हूं। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर इम्प्योर कॉपर का एनोड और प्योर कॉपर का
कैथोड लिया जाता है। ये है एनोड ऑफ इम्प्योर कॉपर और ये है कैथोड ऑफ प्योर कॉपर। तो ये कैथोड है और ये एनोड है। इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किया गया है ये 15% CuSO4 प्लस 5% H2SO4 सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एनोड लगातार डिसॉल्व होता जाता है और कैथोड पर कॉपर आयन डिपॉजिट होते जाते हैं। रिएक्शन किस तरह से होती है कि CuSO4 सबसे पहले आयोनाइज होकर Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 नेगेटिव आयनों में ब्रेक होता है। एनोड पर जो इम्प्योर कॉपर है, एनोड पर जो इम्प्योर कॉपर है वो ऑक्सीडाइज होके Cu2 पॉजिटिव एक्वस के फॉर्म में सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होने लगता है और सॉल्यूशन से कॉपर आयन रिड्यूस होकर कैथोड पर डिपॉजिट होने लगते हैं। तो जो एनोड पर स्टेप है ये ऑक्सीडेशन स्टेप है। कैथोड पर जो Cu2 पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयन है ये इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड के फॉर्म में कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। ये रिडक्शन स्टेप है। तो इस तरह से एनोड पर इम्प्योर कॉपर लगातार डिसॉल्व होता जाता है और सॉल्यूशन से आयन, एनोड लगातार कॉपर आयन के फॉर्म में डिसॉल्व होता जाता है और सॉल्यूशन से कॉपर आयन कैथोड पर डिपॉजिट होते जाते हैं, जिससे एनोड पतला होता जाता है, थिन होता जाता है और कैथोड है वो थिक या कहें कि बल्कि होता जाता है। जो इंप्यूरिटीज है अगर वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कॉपर से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, जैसे आयरन है, निकल है, जिंक है, वो तो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाती हैं। और जो कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है जैसे सिल्वर वगैरह, ये एनोड मड के तौर पर एनोड के नीचे डिपॉजिट होती है। ये एनोड मड है, इसके अंदर सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम जैसी जो इंप्यूरिटीज हैं वो एनोड मड के फॉर्म में हमको मिल जाती है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो इंप्यूरिटीज हैं वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगी और कॉपर से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है वो एनोड मड के तौर पर डिपॉजिट हो जाएंगी नीचे और हमको प्योर कॉपर कैथोड पर ऑब्टेन हो जाएगा। तो इस रिफाइनिंग मेथड के जरिए हमको 99.96% से लेके 99.99% तक प्योर कॉपर मिल जाता है। अब ड्राई प्रोसेस के बाद हम कुछ वेट प्रोसेस या हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में भी पढ़ते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि इसमें बहुत कम केमिस्ट्री यूज होती है। तो वेट प्रोसेस या हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कॉपर का ओर है उसको किसी सॉल्युबल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और उसका क्लियर सॉल्यूशन बना देते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर या तो आयरन जैसा कोई एलिमेंट डालते हैं, तो वो क्या करता है कि आयरन इसके अंदर डिसॉल्व हो जाता है और कॉपर प्रेसिपिटेट हो जाता है, या फिर इस क्लियर सॉल्यूशन की हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं जिससे कि प्योर कॉपर कैथोड पर ऑब्टेन हो जाता है। हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस का एक बहुत पुराना एग्जाम्पल ऐसे ओर के साथ जो बहुत पुअर ओर है, मीन्स कॉपर की इसके अंदर बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट है, उसके बारे में भी बता रहा हूं मैं। इसमें क्या करते हैं कि कॉपर के ओर को, स्पेशली सल्फाइड ओर जैसे कॉपर का है, इसको हम एयर के और रेन के साथ एक्सपोजर के लिए छोड़ देते हैं। तो इसके अंदर जितना भी कॉपर है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। 4CuS है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में एयर के जरिए ऑक्सीडाइज होके 2CuSO4 प्लस 2CuO प्लस 2SO2 का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसमें पूरा का पूरा कॉपर सल्फाइड ऑक्सीडाइज होके कॉपर सल्फेट या कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब जो कॉपर सल्फेट है इसका जो सॉल्यूशन है वो वहीं पर
प्रेजेंट रहता है, और वो अगर हम उसके अंदर स्क्रैप आयरन वगैरह कुछ डाल दें, CuSO4, इसके अंदर स्क्रैप आयरन डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, Cu ऑक्टेन हो जाता है प्लस FeSO4 मिल जाता है, और बाद में FeSO4 के भी क्रिस्टल हमको मिल जाते हैं। तो इस तरह से बहुत पुअर ओर से हम कॉपर को ऑब्टेन कर लेते हैं। लेकिन ये वेट प्रोसेस या हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है।